यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय थल सेना के T-90 मार्क 3 मेन बैटल टैंक्स को लेकर आई एक रिपोर्ट से। भारतीय थल सेना इस समय चौतरफा अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि भारतीय थल सेना की T-90 मेन बैटल टैंक्स को लेकर के है। जिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना इस समय ये प्लान कर रही है कि वो अपने फ्रंट लाइन T-90 मेन बैटल टैंक्स को एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से इक्विप करने वाली है और ये एक इनोवेटिव अप्रोच है जो कि जोरावर लाइट टैंक कॉन्सेप्ट से लिया गया है। जैसे कि आप सबने देखा कि जोरावर लाइट टैंक में हमें एडवांस आर्मामेंट देखने को मिले, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज देखने को मिली और उन्हीं टेक्नोलॉजीज को अब T-90 के फ्लीट में इंडक्ट करने या इंटीग्रेट करने पर जो काम है वो किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद भारतीय थल सेना के टैंक्स की जो लेथैलिटी है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। T-90 भीष्म सीरीज की बात करें तो ये रशिया के T-90S का लाइसेंस वेरिएंट है जो कि भारत में बनाया जाता है और ये काफ़ी लंबे समय से भारतीय थल सेना के जो आर्मर कह सकते हैं डिवीज़न है उनमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसे 2001 में इंडक्ट किया गया था और अब तक तकरीबन 1100 यूनिट ऐसी सर्विस में है। ये 48 टन वजनी जो टैंक्स है इन्हें 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से या गन से इक्विप किया गया है जो कि आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सैबोट राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। इसके अलावा हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो भी ये फायर कर सकते हैं। मार्क 3 अपग्रेड की बात करें तो इस समय ये अपग्रेड फिलहाल चल रहे हैं जहां पर इनको इम्प्रूव फायर कंट्रोल सिस्टम से, इंडिजिनस इंजन से, एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर से, नेक्स्ट जनरेशन APF SDS से राउंड्स जो है इनसे इक्विप किया जा रहा है जो कि 800 से लेकर 1000 मीटर में जो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है उसको फीचर करेंगे। अभी करंट हम कैपेबिलिटी की बात करें तो वो 600 मीटर की है लेकिन इस अपग्रेड के बाद इनकी लेथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के आने के बाद इनकी एंटी टैंक स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी को फर्दर इन्हांस करने पर लगी हुई है और एक के बाद एक जो एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसमें ऐड की जा रही है। अब अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरी तरीके से तैयार है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को एडवांस ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम और डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम से इक्विप करने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो ये जो इन्हांसमेंट है ये ना सिर्फ LCS के मिशन स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करेंगी बल्कि इसको इनेबल करेंगी कि ये कॉम्प्लेक्स और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में और अच्छे से ऑपरेट कर सके। आपको याद होगा 28 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे HAL के साथ जिसमें पहले 156 हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए हैं। इनकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होने वाली है और ये एक लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट है जो कि आगे चल के और भी बड़ा हो सकता है। इसके पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर और डिलीवर कर रखा है। इसमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए एलोकेट किए गए थे और 5 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए थे और इस समय इन्हें एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप किया जा चुका है, अनगाइडेड रॉकेट से इक्विप किया जा चुका है, टर्रेट गन से इक्विप किया जा चुका है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो चल रहा है। रही बात अपकमिंग अपग्रेड्स की तो इसमें हमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम और DIRCM देखने को मिलेगा जो कि LCS प्रचंड में अगले 18 महीने में इंटीग्रेट किए जाएंगे। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर की उस एबिलिटी को एनहांस करेगा जहां पर वो चैलेंजिंग टेरेन में आसानी से नेविगेट कर सके, पर्टिकुलरली जो लो विजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं जहां पर ये ऑब्स्टिकल जैसे कि पावर लाइन, ट्रीज या फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनको अवॉइड कर सकेगा। जबकि DIRCM की बात करें तो ये एडवांस प्रोटेक्शन प्रदान करेगा इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स के अगेंस्ट में। जैसा कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि सैफरॉन और GTRE के द्वारा अब 120 किलोन्यूटन का जो इंजन है ये भारत में ही बनाया जाएगा और इस चीज़ की पुष्टि अब रक्षा मंत्री और अलग अलग सोर्सेज की तरफ से कर दी गई है। बस ज़रूरत है एक ऑफिशियल डील के फाइनलाइज करने की और इससे इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हांस होगी क्योंकि ये इंजन बेसिकली एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी रिपोर्ट अब हमें देखने को मिली है। सैफरॉन और GTRE की तरफ से ये जो इंजन विकसित किया जा रहा है आने वाले 12 वर्षों के पीरियड में इसके 9 अलग अलग जो प्रोटोटाइप्स हैं ये बनाए जाएंगे ताकि टेस्टिंग पीरियड को काफ़ी शॉर्ट किया जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो इन इंजन प्रोटोटाइप्स का एक ही उद्देश्य होगा कि जल्दी से जल्दी जो प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट है उसको तैयार करना और ये इंजन
बेसिकली 120 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे और आने वाले भविष्य में यहाँ पर 140 किलोटन तक इनके थ्रस्ट लेवल को स्केल अप किया जा सकता है इसके डेवलपमेंटल टाइमलाइन के ख़त्म होने से पहले। और ये कोलैबोरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भारत की आत्मनिर्भरता की जर्नी को एक बड़ा पुश मिलेगा, पर्टिकुलरली जब हम हाई परफॉर्मेंस एरो इंजन्स की बात करते हैं फाइटर जेट के लिए। तो ऐसे में जीटीआरई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। इन इंजन को लेकर ये माना जा रहा है कि ये ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को भी पावर करने की क्षमता नहीं रखेंगे, बल्कि अगर और आसान शब्दों में सिंप्लीफाई करें तो ये टेडबीएफ को भी पावर करने वाले हैं। ये चीज़ें अब कंफर्म हो चुकी हैं। जो 12 वर्ष का डेवलपमेंटल रोड मैप रखा गया है, इसमें सभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो कि फेस हो सकती हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और उन्हें चरणबद्ध तरीके से टैकल किया जाएगा, ताकि ये जो एरो इंजन है ये पूरी तरीके से कह सकते हैं मैच्योर हो, टेक्नोलॉजीज़ की मैच्योर हो। हालांकि आपको याद दिला दें कि अभी भी जो एमका मार्क 2 की टाइमलाइन है वो पूरी तरीके से इन इंजन्स पर निर्भर करने वाली है। इन इंजन्स पे अगर कोई डिले होती है तो उसका सीधा प्रभाव हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के मार्क 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था, जब मैंने राफेल F4 स्टैंडर्ड को लेकर बात करी थी और हमने आपसे बताया था कि भारतीय वायुसेना ने जो प्रपोजल है ये भारत के रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर हमने ये भी कहा था कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है और वो कन्फ्यूज़न होगी कि क्या भारत राफेल F4 स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से इंडक्ट करेगा या खरीदेगा, या फिर F5 स्टैंडर्ड को लेकर जो बातचीत है वो की जाएगी। और ये डिबेट अब बड़े स्तर पर शुरू हो गई है और इंडियन एयरफोर्स को लेकर इस समय बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से रखी जा रही हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम राफेल F4 स्टैंडर्ड पे जो पूरी डील है वो फाइनलाइज करने वाले हैं, या यहाँ पर हमें F4 और F5 स्टैंडर्ड की जो मिक्स्ड फ्लीट है वो देखने को मिलेगी। खैर आपको बता दें कि F4 स्टैंडर्ड इस समय सर्विस में है और F5 स्टैंडर्ड 2030 के दशक में हमें देखने को मिलने वाले हैं। रही बात F4 स्टैंडर्ड की, तो वो भी इस समय पिछले कुछ वर्षों से लगातार डेवलपमेंट से गुजर रहे हैं। इसमें हमें इन्हेंस्ड एवियोनिक्स, इम्प्रूव नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, अपग्रेडेड सेंसर, नए वेपन सिस्टम देखने को मिलते हैं। और F4 जो स्टैंडर्ड है ये अपनी कॉम्बैट परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है। हालांकि राफेल F5 स्टैंडर्ड की बात करें तो ये F4 का सक्सेसर होने वाला है, जहां पर माना जा रहा है कि इस दशक के अंत में ये जो एयरक्राफ्ट है ये बन के तैयार होगा और ये नियर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसमें हमें बेसिकली कुछ मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। F5 स्टैंडर्ड जो होने वाला है वो M88 ट्यूरेक्स इंजन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि सैफरान M88 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसमें यूकैब इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेलेवेंस इस एयरक्राफ्ट के साथ देखने को मिलेगी और ये 2050 तक रिलेटेबल बने रहेंगे। इनकी सर्वाइबिलिटी काफ़ी इन्हांस की जाएगी और इनमें सुपीरियर पावर प्लांट, जैसे कि मैंने कहा कि M88 ट्यूरेक्स है, वो यूज़ होता नज़र आएगा। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।